ममता अपने दो बेटे किशोर और विनोद के साथ में रहा करती थी। अब दोनों की नौकरियां लग गई थी और अब ममता दोनों की शादी करना चाहती थी। ऐसे ही एक दिन विनोद और किशोर से ममता बोलती है, बेटा अब तुम दोनों की नौकरी भी लग गई है और तुम लोगों की शादी की उम्र भी हो गई है, तो मैं सोच रही हूँ कि तुम दोनों के लिए लड़की देखना शुरू कर देती हूँ। अगर तुम दोनों को कोई लड़की पसंद है तो भी बता दो। अपनी माँ की बात सुनकर विनोद थोड़ी देर चुप रह जाता है और फिर अपनी माँ से कहता है, माँ तुम तो जानती हो किसी अनजान लड़की से शादी करना कितना रिस्की हो सकता है, ना जाने वो कैसी होगी। अरे एक लड़की है जिसे मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ, सीधे शब्दों में कहूँ तो मैं उससे प्यार करता हूँ। वो मेरे ऑफिस में साथ ही काम करती है, लेकिन वो साउथ की है। अगर तुम कहो तो मैं उससे शादी करूँ। विनोद की बात को सुनकर किशोर भी अपने मन की बात बताते हुए कहता है, माँ विनोद भैया बिल्कुल सच कह रहे हैं। वैसे भी तो इतनी खबरें आ रही है, कभी कोई औरत अपने पति को नीले ड्रम में डाल देती है तो कोई हनीमून पर ले जाने के बहाने धक्का दे देती है। इसलिए मेरा ये मानना है कि शादी करो तो अपनी पसंद से करो, चाहे अरेंज करो या लव। वैसे भी अरेंज मैरिज आजकल कुछ ज्यादा ही स्केरी हो रही है माँ। अच्छा, इसका मतलब है कि तूने भी अपने लिए लड़की पसंद कर ली है। चल तू भी बता दे कि कौन है वो, ताकि मैं तुम दोनों की पसंद देख कर और जांच कर तुम दोनों की शादी करवा सकूं। माँ वो एक भोजपुरी लड़की है, वो सच में बहुत अच्छी है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ठीक है। बच्चों तो ऐसा करो कि तुम दोनों उन लड़कियों को घर पर बुला लो, उनके घर पर बात करो। हम जल्दी ही उन्हें ब्याह कर अपने घर ले आएंगे। दोनों भाई बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद ममता जल्दी से दोनों भाइयों की शादी करवा देती है। इस तरह किरण और सरिता दोनों बहू बनकर ममता के घर आ जाती हैं। अब दोनों की पहली रसोई थी और ममता बोली, किरण बहू, सरिता बहू, आज तुम दोनों की पहली रसोई है और तुम दोनों ऐसा करो कि किचन में जाकर कुछ अच्छा सा खाना बना लो। माँ मैं बहुत अच्छी इडली बनाती हूँ, मैं अभी किचन में जाती हूँ और सबके लिए इडली सांभर बनाकर लाती हूँ। और मैं बहुत ही अच्छा भोजपुरी स्टाइल में दाल चावल बनाऊंगी, देखना आप लोगों को दाल चावल खाकर मजा आ जाएगा। ठीक है, तुम दोनों किचन में जाओ और अपना अपना खाना बना लो। दोनों बहुएं किचन में जाती हैं और अपने अपने तरीके से खाना बना लेती हैं, सभी को खिलाती हैं। सभी लोग बहुत खुश होते हैं और दोनों की तारीफ करते हैं। वाह बहू, सचमुच मजा आ गया तेरे इडली सांभर और तेरे दाल चावल खाकर। दोनों ने बड़ा अच्छा खाना बनाया है। मुझे तो बड़ी खुशी है कि मेरी बहुएं इतना अच्छा खाना बनाती है। हाँ माँ तुम सच कहती हो, खाना सचमुच बड़ा ही स्वादिष्ट बना है। मुझे थोड़े से दाल चावल और दे दो। हाँ क्यों नहीं बेटा। सभी लोग खाना खाते हैं। दोनों बहुएं भी काफी खुश होती हैं। इसके बाद ममता दोनों बहुओं को शगुन दे देती है। अगले दिन भी दोनों किचन में जाती हैं। तब किरण कहती है, सरिता आज खाने में क्या बनाना है? भाभी मुझे तो इडली के अलावा कुछ और बनाना ही नहीं आता। मुझे इडली सांभर खाना बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने घर में इडली सांभर बनाया करती थी, बस मुझे वही बनाना आता है। मैं तो वही बनाऊंगी। हाँ सरिता तू ठीक कहती है, मेरे साथ भी ऐसा ही है। मुझे दाल चावल बहुत पसंद है और मुझे भी दाल चावल के सिवा कुछ और बनाना नहीं आता। ऐसा कर कि तू इडली सांभर बना ले और मैं दाल चावल बना लेती हूँ। वैसे भी कल तो हमारे हाथ का खाना सभी को बहुत पसंद आया था ना, तो आज भी सभी को बहुत पसंद आएगा। अब किरण इडली सांभर बनाती है और सरिता दाल चावल। फिर वो दोनों खाना लगा देती हैं। सभी लोगों को खाना बहुत पसंद आता है। फिर वो उनकी तारीफ करते हैं। वाह आज तो खाना खाकर मजा ही आ गया। इडली सांभर और दाल चावल तो कल से भी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं खाने में। हाँ बेटा, सचमुच खाना बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। ये सुनकर दोनों बहुएं खुश हो जाती हैं। किरण धीरे से सरिता से कहती है, चलो शुक्र है भगवान का कि इन्होंने ये नहीं कहा कि हमें कुछ और चाहिए। इन लोगों को खाना पसंद आया है। हाँ किरण, अब तो हम रोज यही खाना खिलाया करेंगे इन्हें। ऐसे ही दोनों बहुएं हर दिन इडली सांभर और दाल चावल बनाकर उन्हें खिलाने लगी। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, उन्होंने इडली सांभर और दाल चावल बनाकर खाना लगाया। तब किशोर बोला, ये क्या माँ, पूरा हफ्ता बीत गया और तुम हो कि तुमने अभी तक पूरे हफ्ते में इडली सांभर और दाल चावल ही बनवाए हैं। कोई और सब्जी भी तो ट्राई करो। अरे बेटा, मुझे लगा कि बहुएं अपने आप ही अगले दिन कुछ नया बनाएंगी,
लेकिन लगता है अब मुझे ही उनसे बात करनी पड़ेगी। सुनो किरण और सरिता, तुम दोनों इडली सांबर और दाल चावल अच्छे बनाती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम रोज ही एक जैसा खाना खाएं। कल से तुम कुछ अलग बनाना। सभी खाना खाने लगते हैं। किरण और सरिता परेशान होकर एक दूसरे को देखती हैं और दोनों ही किचन में बात करती हैं। सरिता, मुझे तो इडली सांबर के अलावा कुछ बनाना ही नहीं आता, अब हम क्या करें? हाँ भाभी, आप सच कह रही हो, मुझे भी दाल चावल के सिवा कुछ और बनाना नहीं आता। मैं भी यही सोचकर परेशान थी कि अब क्या करें। अब परेशान होने से क्या होगा सरिता, हमें जो आता है बनाना तो वही पड़ेगा ना, चलो वही बना लेते हैं। दोनों फिर से इडली सांबर और दाल चावल बनाकर तैयार कर देती हैं। फिर रात को सभी लोग खाना खाने बैठते हैं तो किशोर गुस्सा होते हुए कहता है, ये क्या, आज फिर खाने में इडली सांभर और दाल चावल? आज तो मुझे खाना खाना ही नहीं है। ऐसा कहकर किशोर खाना छोड़कर चला जाता है। तब विनोद कहता है, माँ, किशोर ने ठीक कहा, मुझे भी रोज रोज दाल चावल इडली सांबर नहीं खाना है, आप लोग ही खा लो ये खाना। ऐसा कहकर विनोद भी खाना छोड़कर चला जाता है। तब ममता अपनी दोनों बहुओं को डांटते हुए कहती है, ये क्या नाटक है तुम दोनों का, रोज रोज इडली सांबर दाल चावल बनाकर रख देती हो। मैंने कहा था ना कुछ और बनाना, तो फिर कुछ और क्यों नहीं बनाया? क्या तुम लोग जानबूझकर ये सब कर रही हो ताकि हम तुम पर गुस्सा करें? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि हमें इसके सिवा कुछ और बनाना नहीं आता, भला हम कैसे बनाएं? हाँ माँ जी, किरण बिल्कुल सही कह रही है, हमें इसके सिवा कुछ भी बनाना नहीं आता। अगर ऐसी बात थी तो तुम दोनों को मुझे बता देना चाहिए था। ठीक है, कल से मैं तुम दोनों को सब्जी रोटी वगैरह बनाना सिखाऊंगी। अगले दिन ममता सुबह उठती है और किचन में जाकर खाना बनाना शुरू करती है। साथ में वो अपनी बहुओं को खाना बनाना सिखाती है। तभी दोनों बेटे ऑफिस के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वो दोनों देखते हैं कि उनकी माँ खाना बना रही है। तब विनोद कहता है, ये क्या माँ, दो बहुओं के आते ही तुम्हें खाना बनाना पड़ रहा है? ये सब तुम दोनों के ही कारण हुआ है। अब तुम लोगों ने साउथ और भोजपुरी दुल्हन पसंद की है, तो उन्हें इडली सांबर और दाल चावल के सिवा कुछ और बनाना नहीं आता। अब मुझे ही अलग अलग तरह की चीजें बनानी सिखानी पड़ेगी। तो ठीक है माँ, तुम इन दोनों बहुओं को खाना बनाना सिखा दो, ताकि कम से कम हमें अलग अलग तरीके का खाना भी तो मिले। अब ममता अपनी दोनों बहुओं को अलग अलग तरह का खाना बनाना सिखाती है और वो दोनों अलग अलग तरह का खाना बनाकर खिलाने लगती हैं। एक दिन किशोर और विनोद अपने कुछ दोस्तों को दावत देते हैं। तब ममता अपनी बहू से कहती है, बेटा, किशोर और विनोद ने अपने दोस्तों को दावत दी है। दावत में हमें कुछ अलग तरह का खाना बनाकर उन्हें खिलाना है। माँ, यदि आप कहें तो मैं इडली और सांबर बना लूं उन सबके लिए। और अगर आप कहेंगी ना माँ जी, तो मैं सबके लिए दाल चावल बना लूंगी भोजपुरी स्टाइल में। ठीक है बेटा, इसमें तो कोई शक नहीं कि इडली सांबर और दाल चावल तुम दोनों बहुत अच्छे बनाती हो। ऐसा करो, वही बना लो। अब दोनों मिलकर इडली सांबर और दाल चावल बना लेती हैं। साथ में सलाद और चटनी भी बनाती हैं। शाम को जब किशोर और विनोद अपने दोस्त के साथ घर आते हैं, तो दोनों बहुएं उनके लिए खाना लगाती हैं। जैसे ही किशोर और विनोद इडली सांबर और दाल चावल देखते हैं तो गुस्सा होते हैं। दोनों अपनी माँ के पास जाकर कहते हैं, माँ, ये क्या, तुमने फिर से इडली सांभर और दाल चावल क्यों बनवा दिए? पता नहीं हमारे दोस्तों को ये खाना पसंद आएगा कि नहीं। हाँ माँ, मैं भी यही सोच रहा था। बेटा, वो दोनों इडली सांबर और दाल चावल बहुत अच्छे बनाती हैं। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दोस्तों को खाना बहुत पसंद आएगा। किशोर और विनोद के सभी दोस्त खाना खाते हैं और खाने की बहुत तारीफ करते हैं। ये सुनकर किशोर और विनोद भी खुश हो जाते हैं और दोनों बहुएं भी बहुत खुश हो जाती हैं और वो लोग खाना खाकर चले जाते हैं। तब ममता कहती है, देखा तुम दोनों ने, मेरी बहू की इडली सांबर और दाल चावल लाजवाब है। फिर सभी लोग ऐसे ही मुस्कुराने लगते हैं। राधिका अपने ससुराल वालों के साथ रहती थी। राधिका काम तो सारे करती थी, लेकिन या तो वो उस काम को अधूरा छोड़ दिया करती या तो गलत कर दिया करती, जिस पर उसकी सास माला उस पर बहुत गुस्सा करती थी। एक दिन माला राधिका के पास आती है और कहती है, बहू, वैसे तो तुझसे कोई काम पूरा होता नहीं है और ना ही सही होता है, लेकिन घर की बहू होने के नाते ये काम मैं किसी और को करने के लिए कह भी नहीं सकती। जी माँ जी, बोलिए, क्या काम है आपको मुझसे? बहू, बोलती तो तू हर बार है, लेकिन पूरा कभी नहीं होता। माँ जी, अब मैं कोशिश तो करती हूँ ना, फिर भी अगर मुझसे कोई काम पूरा नहीं होता है तो मैं क्या करूँ? बहू, और ध्यान से करने की कोशिश कर कि मुझे कुछ भी सुनाने की जरूरत ना पड़े तुझे। जी माँ जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। बताइए क्या काम करना है मुझे?
बहू, आज मैंने घर में पूजा रखी है। सारी पूजा की तैयारी तुझे ही करनी है, क्योंकि हमारे घर का रिवाज है कि जिस जोड़े की नई नई शादी होती है कुछ टाइम बाद दोनों को मिलकर ये पूजा करनी होती है, और पूजा की सारी तैयारी उसे अकेले ही करनी होती है। ठीक है माँ जी, आप मुझे सिर्फ बताती जाइए कि क्या करना है, मैं सब कर लूंगी। ठीक है बहू, तो फिर तू पहले घर की अच्छे से सफाई कर ले और राजेश को गद्दे लाने के लिए भी बोल देना फोन करके। प्रसाद में पंजीरी और चना मिर्च बना लेना। तब तक मैं मंदिर से होकर आती हूँ। पंडित जी को पूजा में आने के लिए भी कह दूंगी और वहीं से आस पड़ोस वालों को भी बोल दूंगी। माँ जी, इतना सारा काम मुझे अकेले करना पड़ेगा? अभी क्या मैंने तुझे फारसी बोला था कि सारा काम तुझे अकेले ही करना है, जो तू बार बार पूछ रही है? नहीं नहीं माँ जी, आ गया समझ में, जा रही हूँ, अब गुस्सा तो मत करिए। राधिका इतना कहकर पूजा की तैयारियों में लग जाती है और माला मंदिर के लिए निकल जाती है। मंदिर पहुंचकर माला पंडित को अपने घर आने का निमंत्रण देकर अपने घर वापस आती है तो देखती है घर की साफ सफाई हो चुकी होती है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है और अपने आप से बोलती है, मैं बेकार में ही बहू को बोलती रहती हूँ, वो किसी काम की नहीं है। देखो इसने घर की कितने अच्छे से सफाई की है, पूरा घर चमक रहा है। लगता है इस बार वो पूजा की सारी तैयारी अच्छे से कर लेगी। अरे वाह बेटा, तू गद्दे भी ले आया। हाँ माँ, राधिका ने मुझे फोन करके बता दिया था कि घर में कोई पूजा है तो मैं हाफ डे लेकर आ जाऊँ। वैसे अच्छा है ना पूजा रखी है आपने। वैसे भी आज मेरा फास्ट है। मुझे याद है, तभी तो ये पूजा मैंने आज रखी है। बड़े दिन से रखने की सोच रही थी, लेकिन हर बार सोचकर ही रह जाती थी। लेकिन फिर मैंने सोचा ऐसे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। अच्छा किया माँ आपने। वैसे भी बहुत दिन हो चुके थे, शादी के बाद हमने कोई पूजा नहीं की थी। बेटा, मुझे तो बेवजह ही चिंता हो रही थी बहू की कि वो सब काम ठीक से कर पाएगी या नहीं। लेकिन देख, बहू ने सब कुछ ठीक से कर लिया। पूरे घर की अच्छे से सफाई भी कर ली, तुझे फोन कर कर गद्दे भी लाने के लिए बोल दिया। अब मुझे लग रहा है कि वो बाकी सारी तैयारियां भी ठीक से कर लेगी। माँ अभी तो पूरी पूजा बाकी है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अच्छा माँ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, वरना पूजा में देरी हो जाएगी। ठीक है बेटा, मैं तब तक रसोई में जाकर देख लेती हूँ कि बहू क्या कर रही है। राजेश अपने कमरे में चला जाता है और माला रसोई में जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है तभी पंडित, उसके आस पड़ोस की सभी औरतें आ जाती है, जिन्हें देखकर वो रुक जाती है। तभी उसकी पड़ोसन कमला बोलती है, कहाँ जा रही है माला हम सबको बुलाकर? कहीं नहीं, आओ आओ बैठो, सभी आराम से बैठो। अभी मैं बहू को ही देखने जा रही थी कि उसने बाकी तैयारियां ठीक से कर ली या नहीं। अब कहीं मत जा, हमारे साथ यहीं बैठ जा। हाँ माला जी, लाइए पूजा का सामान लाइए, मैं पूजा करवा देता हूँ, वरना शुभ मुहूर्त में देरी हो जाएगी। जी पंडित जी, आप अपने स्थान पर विराजिए, मैं अभी बहू से बोलती हूँ पूजा का सामान लाने के लिए। माला अपनी बहू राधिका को आवाज लगाकर बुलाती है और पूजा का सामान लाने को बोलती है, जिस पर उसकी बहू उसे जवाब देते हुए कहती है, माँ जी, आपने मुझे प्रसाद बनाने और साफ सफाई करने के लिए कहा था, और हाँ, गद्दे के लिए राजेश जी से बोलने के लिए कहा था। मैंने वो सब काम कर दिए हैं। मतलब तूने पूजा का सामान नहीं मंगवाया? नहीं माँ जी, वो आपने बोला ही नहीं था। हे भगवान, क्या करूँ मैं अपनी बहू का, किसी काम की नहीं है तू, सिर्फ मेरा खून जलाने के लिए इस घर में आई है। अरे जो करना है जल्दी करिए, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, पूजा का कोई मतलब नहीं बनेगा फिर। पंडित जी, मुझे बस थोड़ा सा समय दीजिए, मैं अभी आपके लिए पूजा का सामान लेकर आती हूँ। माला तो चिंता मत कर, अपने बेटे को मेरी दुकान पे भेज दे, मेरा बेटा सारा सामान बांध कर दे देगा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि तेरी दुकान पर पूजा का सारा सामान मिलता है। मैं अभी राजेश को बोलती हूँ, तेरी दुकान से सारा सामान ले आएगा पूजा का। माला अपने बेटे के पास जाती है और उसे सारी बातें बताती है, जिसके बाद राजेश कमला की दुकान पर जाता है और पूजा का सारा सामान लेकर आता है। जैसे तैसे करके पूजा शुरू होती है। पूजा खत्म होने के बाद पंडित के कहने पर राधिका रसोई में जाती है और प्रसाद लेकर आती है। प्रसाद में फल और उबले चने देखकर माला बोलती है, बहू ये क्या है, फल और चने क्यों लाई है तू? माँ जी, फल तो प्रसाद में आता है ना, इसलिए मैं ये ले आई। और ये सिर्फ चना नहीं, चना मिर्च है, और पंजीरी मुझे बनानी ही नहीं आती। बहू, आज तूने सच में साबित कर दिया कि तू किसी काम की नहीं है। मूर्ख है तू, एकदम मूर्ख। चना मिर्च दही, पानी और चीनी से बनता है, लेकिन तूने सिर्फ
नाम पर ध्यान दिया। अपने घर में कभी काम पर ध्यान दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। माला अपनी बहू को खरी खोटी सुनाकर घर आए सभी लोगों को प्रसाद में फल देकर विदा कर देती है। इतनी कोशिश करने के बाद भी पूजा अच्छी तरह से संपन्न नहीं हो पाती। दिन बीतते हैं। तभी एक दिन माला मार्केट से घर आती है और अपनी बहू को सामान का थैला देकर बोलती है, बहू, इसमें सामान लाई हूँ मार्केट से। सामानों को अच्छे से धो दियो, उसके बाद ही रखियो। पता नहीं किस किस का हाथ लगा होगा सामान में। जी माँ जी, अभी जाती हूँ। मैं सारी सामान को अच्छे से धोकर रख दूंगी। बहू, इस बार का काम थोड़ा ध्यान से कर लियो, क्योंकि मेरा गला खराब है, मैं चिल्ला नहीं सकती। माँ जी, ये तो बहुत छोटा सा काम है, ये तो मैं अभी कर दूंगी और आपको शिकायत का कोई मौका भी नहीं दूंगी। जब ये सारे काम करके फ्री हो जाए तो मेरे लिए कप चाय बना लियो। जी ठीक है माँ जी, ले आऊंगी। ठीक है, फिर जाना। अब यहाँ खड़ी होकर मेरी शक्ल क्या देख रही है। राधिका सामान का थैला लेकर रसोई में जाती है और सारा सामान, चाहे वो नमक हो या चीनी, चाय पत्ती हो या मसाले, सभी को पानी में डालकर धो रही होती है। बहुत देर होने पर जब राधिका रसोई से बाहर नहीं आती तो माला रसोई में जाती है और उसे पानी में हाथ डाले देखकर बोलती है, बहू इतनी देर से रसोई में क्या कर रही है? 10 मिनट में सारे फल और सब्जियाँ धुल जाती जो धुलने वाली होती हैं। अरे माँ जी, आपने ही तो बोला था कि ले सारा सामान धुल लेना, तो मैंने एक बाउल में नमक धो दिया, एक में चीनी, लेकिन अब हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो मैं क्या रखूं? मूर्ख लड़की, तू सच में किसी काम की नहीं है। पागल, चीनी और नमक कौन धुलता है? तुझे इतनी तो अकल होनी चाहिए ना कि कौन सी चीज धुलने वाली है और कौन सी नहीं, वो भी मुझे बतानी पड़ेगी। माँ जी, आपने ही तो बोला था कि सब धुल लेना, मैंने तो धुल दिया सारा सामान। अब क्या हो गया? किस बात पे आप लोग बहस कर रहे हो? राजेश जी, वो बेटा, ये क्या बताएगी? मैं बताती हूँ। मैंने इसे कुछ सामान लाकर दिया था और बोला था बहू को कि इसको धुल दियो, और ये पागल लड़की जो धुलने वाला सामान था उसे ना धुलकर जो नहीं धुलना चाहिए उसे धुल दिया। इसने चीनी और नमक धोया है। माँ जी, आप गुस्सा मत होइए, मुझे जो ठीक लगा मैंने तो वही किया। बहू, तेरी जैसी बहू पाकर तो मैं भर पाई। तू सच में किसी काम की नहीं है। आज के बाद मैं तुझे कोई भी काम करने को नहीं कहूँगी। मैं ही मूर्ख हूँ जो तुझसे उम्मीद रखती हूँ कि तू ठीक से काम करेगी। एक बार फिर माला को अपनी नकारा बहू के चलते निराश होना पड़ता है। बहू के होते हुए भी उसे ही घर का सारा काम करना पड़ता था, क्योंकि राधिका कोई भी काम ना ही पूरा करती और ना ही सही से करती। कुंती के 2 जुड़वा बेटे थे, अमर और समर। आवाज से लेकर रंग रूप और पहनावे तक दोनों भाई हूबहू दिखाई देते थे। ऐसे ही एक दिन कुंती खुद से बोलती है, भगवान, अब मेरे बेटे जवान हो गए हैं, उनकी शादी करनी है, पर ये दोनों तो ऐसे हैं जैसे एक अपने आप को शीशे में ही देख रहा हो। कहीं मैंने इन दोनों की शादी कर दी तो इनकी बीवी कहीं आपस में लड़ने लग जाए कि मेरा पति कौन सा है। अगर मैंने जुड़वा बहनों से कर दी इनकी शादी तो मैं तो खुद ही परेशान हो जाऊंगी कि कौन किसकी बीवी है और कौन किसका पति। करूँ तो क्या करूँ भगवान जी। सुपर्णा की बात सुनकर कौशल उसे गले से लगा लेता है। माँ, आप एक काम करो ना, हम दोनों की शादी एक से ही करवा दो। हाँ माँ, फिर तो कंफ्यूजन होगी ही नहीं और सब ठीक हो जाएगा। कैसी बातें कर रहे हो? एक लड़की और 2 पति? जुड़वा पति हैं हम लोग। और माँ, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है और ना ही उसको दिक्कत होगी। अरे माँ, मैनेज हो जाएगा। आप बस लड़की देखो और शर्त रख देना उनके आगे कि दोनों से शादी होगी। अपने जुड़वा बेटों की बात सुनकर कुंती और भी ज्यादा चिंता में पड़ जाती है। काफी तलाश के बाद कुंती को अपने जुड़वा बेटों के लिए खुशबू नाम की एक गरीब घर की लड़की मिल जाती है। खुशबू के माता पिता एक अच्छे घर परिवार का सुख देखकर अमन और समर दोनों के साथ अपनी बेटी की शादी करवा देते हैं। वक्त गुजर रहा होता है। सुपर्णा अच्छी बहू की तरह घर का सारा काम कर रही थी और मालती को अब ये पसंद नहीं थी। वो खुशबू, मैं सब जानती हूँ बेटा कि 2 पतियों के साथ एक पत्नी का होना कितना मुश्किल भरा जीवन होता है। पर बेटा, अब जो करना है, जैसा भी करना है, तुझे ही करना है। बाकी अगर कोई भी मदद की जरूरत होती है तो मैं हमेशा तेरे साथ खड़ी हूँ, तेरी माँ बनकर। जी माँ जी, ठीक है, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं पहले कौन से पति के पास जाऊँ, अमर के पास या समर के पास। तभी वहाँ पर अमर और समर आ जाते हैं और समर बोलता है, खुशबू जी, आप ना चिंता मत कीजिए। हम दोनों भाइयों ने सोचा है, एक हफ्ते आप ना अमर भैया के साथ रहोगी और एक हफ्ते आप ना मेरे साथ रहोगी। इससे ना हम तीनों में से किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी
और हम लोग साथ साथ और खुश रहेंगे। और आज के समय में ऐसा कौन ही होता है जो 2 पति के साथ रहता है। लेकिन आप रहोगी तो थोड़ा बहुत तो हमें भी आपके बारे में सोच के चलना चाहिए ना। जी ठीक है, जैसा आप कहे। तो ठीक है, फिर आप हमारे साथ चलिए। 1 हफ्ते आप हमारे साथ रहोगी। जल्दी से तैयार हो जाइए, हम बाहर खाना खाने चलते हैं। जी ठीक है, अभी आती हूँ मैं तैयार होकर। ऐसे ही खुशबू तैयार होकर समर के साथ डिनर के लिए चली जाती है। समर खुशबू को बहुत प्यार से पूरे हफ्ते कहीं ना कहीं घुमाता रहता है, उसे शॉपिंग भी करवाता है। वहीं जब खुशबू अमर के साथ होती है तो अमर बस अपने बारे में ही बताता रहता है। वक्त गुजरता चला जाता है। अमर की तुलना में खुशबू को समर ज्यादा अच्छा लगता था। खुशबू अपना टाइम ज्यादातर समर के साथ ही बिताना पसंद करती थी। ऐसे ही एक दिन जब घर पर खुशबू के सिवा कोई नहीं होता, तभी समर आता है और बोलता है, माँ कहाँ हैं आप? माँ जरा 1 कप चाय पिला दीजिए, सर में बहुत दर्द हो रहा है। ये लीजिए चाय आपकी। बाकी सब कहाँ गए खुशबू जी? जी वो तो अमर जी के साथ मौसी जी के घर गई हैं, कल शाम तक आएंगी। अच्छा ठीक है। जी आप बताइए खाने में क्या पसंद करेंगे, मैं वही बना देती हूँ आज आपके लिए। आप तो खाना रोज बनाती हो, आज मैं आपके लिए खाना बनाता हूँ। आप बस ना मेरे हाथों से खाना खाइएगा। आप तो वैसे भी पूरे दिन बहुत काम करती हो। जी कोई बात नहीं, मिलकर खाना बना लेते हैं। इतना कहकर समर और खुशबू दोनों साथ में डिनर बनाते हैं, जिसके बाद दोनों बैठकर डिनर करते हैं। और तभी लाइट चली जाती है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। खुशबू अंधेरे से डर के मारे समर के गले लग जाती है। समर जल्दी से अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन करता है और बोलता है, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, शांत रहिए आप। मुझे अंधेरे से डर लगता है। अरे आप चिंता क्यों करती हो, हम यहीं पर हैं। देखिए लाइट आ जाएगी थोड़ी देर में। ये लीजिए, लाइट भी आ गई। अरे आंखें खोलिए, देखिए। अब ठीक हूँ। चलिए अब आप जाके ना आराम कीजिए। क्यों, आप नहीं आओगे मेरे पास? खुशबू जी, आज भाई का समय है आपके साथ, और भाई घर पे है नहीं, तो मैं आपके साथ जाकर उन्हें धोखा नहीं दे सकता। आप जाइए, आराम कीजिए। समर का ये अंदाज खुशबू के दिल को छू जाता है और वो आराम से अपने कमरे में जाकर सो जाती है। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन खुशबू ऑनलाइन समर के लिए एक शर्ट ऑर्डर करती है और उसे देखते हुए कहती है, आज तो मैं समर जी को अपने दिल की बात बता ही दूंगी। भले ही मेरे 2 पति हैं, पर मुझे बस समर जी से प्यार है। मैं समर जी के पास जाकर तो उनकी नहीं हो सकती, पर मुझे समर जी ही चाहिए। मैं जल्दी से तोहफा उनके कमरे में रखाती हूँ और फिर उनको अपने दिल की बात बता दूंगी आज। ऐसे ही मालती इतराती हुई वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद एक सस्ते से पार्लर वाली घर पर आती है और मालती का ब्लीच फेशियल करना शुरू कर देती। तभी समर के कमरे में अमर आ जाता है और शर्ट को देखकर साथ ही नोट को खोलते हुए पढ़ता है, ये शर्ट आपके लिए मैं खास लेकर आई हूँ। आज रात को आप अपनी बीवी की बताई हुई जगह पे आ जाना। आपकी बीवी आपको खास तोहफा देगी आज, और वो कुछ कहना भी चाहती है आपसे। अरे वाह, लगता है खुशबू को मुझसे प्यार हो गया है। मैं हूँ इतना अच्छा, मुझसे तो किसी को भी प्यार हो सकता है। लेकिन समर आके ये देखे, इससे पहले से छुपा देता हूँ। अमर जल्दी से शर्ट को और नोट को उठाकर अपने कमरे में ले जाता है। शाम को अमर नोट पर लिखे हुए पते पर जाता है, जहाँ पर खुशबू बहुत ही सुंदर साड़ी पहने हुए खड़ी होती है और बिना अमर को देखे ही वो बोलना शुरू कर देती है, मैं जब से तुमसे मिली हूँ मैं बस तुम्हारी ही होकर रह गई हूँ। तुम्हारा प्यार, अपनापन मुझे सिर्फ तुम्हारी तरफ खींचता है। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं 2 हिस्सों में नहीं बंटना चाहती। मुझे अपना बना लो समर। आई लव यू समर, मुझे प्लीज अपना बना लो। इतना कहकर जैसे ही खुशबू अमर को अपने सामने देखती है तो वो एकदम सुन्न हो जाती है। अमर गुस्से में घर आता है और समर को मारना शुरू कर देता है। खुशबू भी उसके पीछे घर आती है। अमर को समर की पिटाई करते हुए देख कुंती से बोलती है, अरे बेटा क्या हो गया है, अपने भाई को क्यों मार रहा है ऐसे, हुआ क्या है? माँ ये तो भाई के नाम पे ही कलंक है। अरे धोखा दिया इसने मुझे। खुशबू हम दोनों की पत्नी थी, लेकिन ये अकेलेपन का फायदा उठाकर उस पे हक जमाता है। आज तो इसे मैं जिंदा छोड़ूंगा ही नहीं। भाई आपको कोई गलत फहमी हो रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आप मुझे क्यों मार रहे हो भाई? भाई मैंने क्या किया है, बता तो दो। मैंने कोई धोखा नहीं दिया है आपको, और खुशबू को लेकर मैंने कुछ गलत नहीं किया है भाई। अबे बकवास बंद कर, तुम दोनों की सच्चाई ना मैं जान चुका हूँ। अरे बहू हुआ क्या है, तू ही बता दे, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अपनी बकवास बंद कीजिए अमर जी। समर जी ने कुछ नहीं किया है। मैं उनसे प्यार करती हूँ, इस बात की उन्हें भनक तक नहीं है। मैंने आज ये जो प्लान किया था ये सब उनके लिए था। मैं उनको सरप्राइज देना चाहती थी। मुझे नहीं पता कि आप वहाँ कैसे आ गए। ये सब कुछ समर जी के लिए था।
मैं सिर्फ उनसे ही प्यार करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ। सुना माँ, ये समर की होके रहना चाहती है। बहू ये सब क्या बोल रही है तू? जानती है ना कि तेरे जुड़वा पति हैं, फिर भी तू एक तरफा बात क्यों कर रही है? क्यों ना करूँ मैं एक तरफा बात? आप अमर से पूछे, क्या उसे मेरी चिंता है? मेरी तबीयत खराब है, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं, कहाँ आना जाना क्या करना है, उसे कुछ फर्क पड़ता है? हमेशा हर चीज में समर मेरा साथ देता है। अमर जी को खुद से फुर्सत है? मुझे क्या करना है क्या चाहिए उन्होंने कभी सोचा है? कभी कुछ जानने की कोशिश की है? हमेशा इन्होंने बस अपने आप को मेरे ऊपर थोपा है। माना कि मेरे जुड़वा पति हैं, लेकिन मेरा दिल सिर्फ एक के लिए धड़कता है, वो सिर्फ समर जी है। इसमें मेरी या समर जी की कोई गलती नहीं है। एक पत्नी का जो सुख मुझे मिलना चाहिए था ना, वो सिर्फ समर जी ने दिया है, आपने नहीं। सुपर्णा के बोलने के बाद वो पार्लर वाली खुद अपने मुंह से सारा सच बयां। भरोसा रखे मुझ पर। कुछ देर बाद सुपर्णा मालती को लेकर घर आ जाती है और उसके बाद सुपर्णा मालती के चेहरे पर साथ उसकी सास का चेहरा बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। उसके बाद से उसकी सास अपनी बहू से नफरत नहीं करती और उसके साथ प्यार से रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।